नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल है आप सबके। तो अपनी नेक्स्ट क्लास है आज, ये वही कंसेप्ट वाली। मज़ा आ रहा है कि नहीं इस क्लास के अंदर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए बिना टाइम ख़राब करे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, द कॉज वाई आई वॉन्ट टू ज्वाइन देम इज डिस्क्राइब्ड बिलो। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, द कॉज वाई आई वॉन्ट टू ज्वाइन दैम इज डिस्क्राइब्ड बिलो। ये दो नाउन है अपने पास में, एक होता है कॉज और एक होता है रीजन। इन पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं भाई अपने, कॉज और रीजन है ना। इन दोनों पर क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं। ये थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लूं माइक को। हाँ ऐसे ठीक है, मुझे लगता है ऐसे आवाज़ ठीक आएगी, ऐसे पकड़ के बोल लूँगा ना, ठीक है। तो द कॉज वाई आई वॉन्ट टू ज्वाइन दैम इज डिस्क्राइब्ड बिलो। तो जो कॉज और रीज़न है ना, ये दो अपने पास में नाउन होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है आप ये देख लो। सबसे पहले मैं रीज़न के बारे में बता दूं। रीज़न जो होता है ना, रीज़न आपको एक्सप्लेनेशन बताता है। क्या बताएगा रीज़न आपको? ये हमेशा आपको एक्सप्लेनेशन बताएगा किसी भी चीज़ की, किसी भी नाउन की, ये आपको या किसी घटना की ये एक्सप्लेनेशन बताएगा, या फिर किसी चीज़ को ये जस्टिफाई करेगा। आप ऐसे लिख सकते हो, व्हाट एक्सप्लेन्स, या आप कह सकते हो कि जस्टिफाइज समथिंग। व्हाट एक्सप्लेन्स या फिर जस्टिफाइज समथिंग, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, जस्टिफाई करना। जबकि कॉज है वो एक अलग वर्ड है। कॉज आपको क्या बताएगा? व्हाट मेक्स समथिंग हैपन। जैसे क्या फर्क आएगा दोनों में, मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। चलो, रीजन जो होता है ना, वो आपको थ्योरेटिकल बातों के बारे में बताता है, ठीक है। थ्योरेटिकल बातों के बारे में कैसे बताएगा? जैसे मैं कह दूं कि द रीजन ऑफ हिज बीइंग एन इंट्रोवर्ट इज हिज पास्ट। ये एक्सप्लेन कर रहा है। अब आप देखो कि आप इसके अंदर एक्सप्लेनेशन दे रहे हो किसी व्यक्ति के, है ना, कि उसके इंट्रोवर्ट होने का कारण उसका पास्ट है, इसलिए वो आजकल कम ही लोगों से घुलता मिलता है, ठीक है। तो ये क्या आपको क्या बता रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है या फिर उसको जस्टिफाई कर रहा है किसी चीज़ को। जबकि कॉज जो है ना, वो व्हाट मेक समथिंग हैपन, किसी चीज़ को वो होना बता रहा है। जैसे मैं कह दूं कि द कॉज ऑफ this buildings मान लो आप कह दो बिल्डिंग्स इरोजन इज इट्स पुअर डिजाइन, कि इसके पुअर डिजाइन के कारण इस बिल्डिंग का क्या हो गया? इरोजन हो गया, ठीक है। ये है इसके अंदर। जैसे कॉज जो होता है वो किसके लिए आता है? वो आप कह दो कि अर्थक्वेक के लिए आ जाएगा, अर्थक्वेक के लिए आ जाएगा, या फिर मैं कह दूं ट्रैफिक जैम के लिए आ जाता है ये। उसके लिए क्या होता है ये? आप कॉज शब्द का यूज कर सकते हो इसके लिए। समझ रहे हो इस चीज को? ठीक है। क्या होता है कि जैसे मैंने लिखा ना, अर्थक्वेक और ट्रैफिक जैम, ये चीजें होती है, हैपन है, ठीक है, कि ये काम होते हैं, उसके पीछे ये कॉज होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है कि ट्रैफिक जैम हो गया, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन नहीं होती इसकी, है ना, कि ट्रैफिक जैम क्यों हो जाता है। वो अलग बात है कि कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसका आपको रीजन देना पड़ता है। द रीजन ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है, इज हिज केयरलेसनेस। तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, जस्टिफाई कर दिया कि भाई केयरलेसनेस के कारण उसका जो है वो एक्सीडेंट हो गया। जबकि कॉज जो है वो एक अलग वर्ड है।
चलो समझ आ गया होगा ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, आई टुक द मोबाइल फोन बैक टू द शोरूम एंड चेंज इट विद अनदर वन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहां पर लिखा है हमने चेंज इट विद अनदर वन, कि आपने चेंज कर लिया, तो है ना यहां पर 4 आ जाएगा। 4 क्यों आएगा, क्योंकि आपको ये फ्रेजल वर्ब याद रखनी है। जो ये वर्ड लिखा होता है ना टू चेंज फोर, ये आपको क्या बताता है, ये रिप्लेसमेंट बताता है। क्या बताएगा भैया, ये रिप्लेसमेंट बताएगा। क्या, टू चेंज फोर जो होता है वो आपको रिप्लेसमेंट बताता है। वो कह रहा है एक के बदले में दूसरा फोन में ले आया, तो ये क्या है, रिप्लेसमेंट है। ये इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, टू चेंज फोर, के मतलब ऐसे लिख सकते हो टू चेंज ए फॉर बी, टू चेंज ए फॉर बी, ए की जगह पर बी को लेके आया तो चेंज ए फॉर बी हो गया ये। चलिए नेक्स्ट देखें। वी शुड रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट रेट विद अ चेंज ऑफ इकोनॉमी। अब पिछले क्वेश्चन के अंदर आपने देखा कि जो वो चेंज था वो वर्ब था, और यहां पर ये जो चेंज आप देख रहे हो, आपको इतना तो पता ही है कि ये नाउन है ना। ये नाउन कैसे, क्योंकि इससे पहले आपने एक डिटर्मिनर का यूज किया है, तो ये क्या हो गया, ये नाउन बन गया यहाँ पर, ये नाउन है यहाँ। और जब आप चेंज को एज अ नाउन यूज करते हो तो इसके अंदर थोड़ी बहुत ऑल्टरेशन या थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, ठीक है। अब आप देखो इसके अंदर 2 शब्द आपको याद रखने हैं। एक होता है चेंज इन, ठीक है, मतलब आपने जब एक तो लगा दिया कि चेंज इन, और एक आप लगा देते हो चेंज फोर, सॉरी चेंज ऑफ, जो इसके अंदर दिया हुआ है चेंज ऑफ। ये फर्क क्या है दोनों में, चेंज इन जो होता है इसका मतलब होता है ऑल्टरेशन, या फिर आप कह सकते हो मॉडिफिकेशन, ऑल्टरेशन या मॉडिफिकेशन, जबकि चेंज ऑफ का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। जैसे आज ही हुआ है हरियाणा के अंदर, हरियाणा में क्या हुआ है कि सीएम चेंज हुआ है, सरकार चेंज नहीं हुई, सीएम चेंज हुआ है। और सीएम चेंज हुआ है तो वहां पर क्या हो गया, मॉडिफिकेशन या ऑल्टरेशन हुआ है उसमें, ठीक है। सरकार बीजेपी की है तो उसमें क्या होगा, वो चेंज इन है, मॉडिफिकेशन है। अगर बीजेपी की जगह कोई और सरकार आ जाती फिर वो क्या हो जाता, वहां पर फिर वो चेंज ऑफ हो जाता, ये रिप्लेसमेंट हो जाता। तो यहाँ पर क्या कह रहा है वो, जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में हमें क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमी के अंदर हमें ऑल्टरेशन करना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे। ये चेंजेस की बात कर रहा है, किस तरह के चेंजेस, जिसको हम मॉडिफिकेशन या ऑल्टरेशन कहते हैं। चेंज ऑफ तो रिप्लेसमेंट होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, चेंज इन। क्या आंसर बनेगा इसका, ये वाला आ जाएगा, चेंज ऑफ नहीं चेंज इन आएगा इसमें, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नोट्स बना रहे होगे, इतनी तो उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग नोट्स बना रहे हो प्रॉपर इसके क्लास के। वी मस्ट वेट फॉर अनदर 10 मिनट्स जस्ट इफ दे शो अप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर 2 चीजें हैं, एक तो हमारे पास में इफ होता है, ठीक है, और एक हमारे पास में होता है इन केस। थोड़ा समझो इस बात को, इफ और इन केस, इन दोनों से जो क्लॉज बनती है वो दोनों की दोनों क्लॉजेस कैसी होती है, सबऑर्डिनेटिव क्लॉजेस होती है। समझो इस चीज को, इन दोनों से जो क्लॉज बनती है वो दोनों की दोनों क्लॉजेस कैसी होती है, सबऑर्डिनेटिव क्लॉजेस होती हैं। अब आप अगर इसकी बात करो, इफ वाली जो क्लॉज है और इन केस वाली जो क्लॉज है, दोनों रहेंगी तो सबऑर्डिनेटिव क्लॉजेस ही ना। लेकिन इफ वाली क्लॉज और इन केस वाली क्लॉज में फर्क क्या होता है। इफ वाली क्लॉज क्या होती है, व्हेन समथिंग इज डन इन रिस्पॉन्स, कोई काम बदले में रिस्पॉन्स में किया जा रहा है तब, ठीक है। उसको हम किससे यूज करेंगे, उसको हम इफ से बताएंगे, ठीक है। लेकिन इन केस का मतलब क्या हुआ, व्हेन समथिंग इज डन इन प्रिकॉशन, कि कोई काम किया जा रहा है लेकिन वो प्रिकॉशन की तरह किया जा रहा है, प्रिकॉशन को लेकर किया जा रहा है। तो ये जो क्लॉज है ना, ये वाली जो क्लॉज जो इसने सबऑर्डिनेटिव क्लॉज बनाई है, ये तो आपने लिख ही लिया होगा। लेकिन अब अगर हम बात करें यहाँ पर,
हम लोग यहां पर बात करें कि एग्जाम्पल की, जैसे मैं यहां पर ये लिखूं कि आई विल हेल्प हिम इफ ही आस्क फॉर इट। देखो क्या बना कि मैं उसकी मदद कर दूंगा अगर वो पूछता है, या फिर अगर वो मदद मांगे मेरी, तब तो मैं मदद उसकी कर दूंगा। तो ये तो क्या हो गया, ये रिस्पॉन्स हो गया, है ना, कि अगर वो पूछेगा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर पूछेगा तो मैं मदद करूंगा, अगर पूछेगा तो मैं मदद करूंगा। जबकि अगर मैं यहां पर ऐसे लिखूं, आई विल हेल्प हिम इन केस ही आस्क फॉर इट। अब इन दोनों में क्या फर्क आया, आई विल हेल्प हिम इन केस ही आस्क फॉर इट, कि मैं उसकी मदद कर दूंगा। यहां पर इन केस का मतलब क्या हुआ कि वो कह रहा है कि हो सकता है कि उसको जरूरत पड़ ही जाए, है ना। मतलब क्या कह रहा है कि मैं मदद करूंगा उसकी क्या पता उसको मेरी मदद की जरूरत वैसे ही पड़ जाए। जब अपने इस तरह की बात करते हैं कि कोई बात नहीं मैं वैसे ही पहुंच जाऊंगा, मान लो कि एक दोस्त है, उसने कोई नया काम शुरू किया और आप घर पर ये बोल के आ रहे हो, हालांकि आपके दोस्त ने आपको बुलाया नहीं है ना, फिर भी आप अपने दोस्त के नए काम में पहुंच गए हो उसके बिना बुलाए, घर पर ये बोल के कि हो सकता है कि उसको मेरी मदद की जरूरत पड़ जाए, तो मुझे वहां रहना तो पड़ेगा ना। समझ रहे हो इस चीज को, कि मुझे वहां पर प्रेजेंट रहना पड़ेगा, क्या पता उसको मेरी जरूरत पड़ जाए। तो उसके लिए कौन आया, इन केस आया। और अगर आप घर पर ही बैठे हो कि भाई तू गया नहीं उधर, कि उसने बुलाया थोड़ी, हाँ अगर वो बुलाएगा तो मैं चला जाऊंगा, तो वो रिस्पॉन्स है, उसके लिए क्या आया, इफ आया। समझ रहे हो इस चीज को ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो इन केस का मतलब कि पहले से ही वो वहां पर प्रेजेंट है, कि हो सकता है कि उसको मदद की जरूरत पड़े, और अभी वो वहां पर प्रेजेंट नहीं है, वो कह रहा है अगर पूछेगा तो मैं जाऊंगा, ये फर्क है। तो यहां पर देखो, वी मस्ट वेट फॉर अनदर 10 मिनट्स जस्ट इफ दे शो अप, कि भाई 10 मिनट और रुक जाते हैं, क्या पता वो आ ही जाए। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इन केस, ये कह रहा है कि क्या पता वो आ ही जाए, इस तरह की बात हो रही है इधर, ठीक है, क्या पता वो आ ही जाए। नोट कर लिया होगा। फिफ्थ देखो भाई, एट द एंड ऑफ 1947 देयर वाज अ क्लेम फॉर अ नेशन वाइड इलेक्शन, कि भाई 1947 के बाद में एक ऐसा, वो क्या है कि एक क्लेम जो है ना, एरर वो है यहाँ पर, कि ऐसा एक ज्वाला उठी कि भाई नेशन वाइड इलेक्शन होने चाहिए, चाहे जनता में उठी हो चाहे हमारे नेताओं में उठी हो ये ज्वाला। तो इसमें आंसर क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। खैर, क्लेम की जगह पे डिमांड आ जाएगा, ठीक है। देखो एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको शेयर कर लूँ, ये जो मैं 10-10 क्वेश्चंस लेकर आता हूँ ना आपके लिए, तो ये बहुत मतलब अलग अलग जगह से ढूंढ कर बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट वाले क्वेश्चन जो हैं वो सब इकट्ठे करके लेके आता हूँ, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए, क्योंकि इंग्लिश एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा खून पीता है एग्ज़ाम में। मतलब पहले गणित के बाद इसका नंबर होता था, आज के लिए गणित से आगे निकल गया। आप चाहे एसएससी की हो, चाहे बैंकिंग की हो, चाहे सीडीएस की हो, चाहे आरएएस आईएएस कोई भी एग्ज़ाम की हो, ये इस भाषा ने खून पी रखा है। तो मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ, तो बदले में और कुछ नहीं, मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को आपकी तरफ से प्रमोशन मिल जाए, कि आप इसे प्रमोट कीजिए। प्रमोट करने मतलब कि मेरे चैनल के, अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़वाइए आप, मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है, ठीक है। तो इतना तो काम कर ही सकते हैं कि मैं क्वेश्चन लेके आऊँ, उसको एक्सप्लेन करूँ, और आप बस सब्सक्राइबर्स बढ़वा दीजिए मेरे, ठीक है। तो एडवांस में धन्यवाद रखिए मेरी तरफ से। तो इसमें क्या आ गया, इसमें वर्ड जो है ना वो आएगा, डिमांड आएगा। फर्क क्या है क्लेम और डिमांड के अंदर? क्लेम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज योर्स, ठीक है, उसको आप क्लेम करते हो उस चीज को कि जो ऑलरेडी आपका ही है, उसको आप वापस मांगते हो उस चीज को, तो वो क्या हो गया, वो क्लेम हो गया। जबकि डिमांड क्या होता है, डिमांड जो वर्ड है आपको पता है कि इस चीज की डिमांड है, इस चीज की डिमांड आप कर रहे हो, तो डिमांड का मतलब ये हुआ कि अब कोई ऐसी चीज जो आपकी है नहीं लेकिन आप उसको मांग रहे हो, व्हाट इज
नॉट योर्स, उसको आप मांग रहे हो तो वो क्या होती है डिमांड। जबकि क्लेम क्या करते हैं अपने के जो ऑलरेडी अपना है उसको आप क्या कर देते हो, उसको आप क्लेम करते हो। जैसे इंश्योरेंस के लिए क्लेम बोला जाता है। अब इंश्योरेंस के लिए क्लेम क्यों बोला जाता है, उसका कारण ये है कि आपने अपने प्रीमियम वगैरह जो है वो जमा करवाई, आपने अपनी किस्तें जमा करवाई, और किस्तें जमा करवाने के बाद आप उसको क्लेम करोगे कि ये मेरा ही है भाई। आप तो नहीं करोगे, मतलब घर वाले क्लेम करेंगे उसको कि इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है ना। और डिमांड जो है, डिमांड क्या चीज है भाई, डिमांड ऐसी चीज है जो कि हमारी नहीं है लेकिन हम उसको मांग रहे हैं। तो इलेक्शन जो है वो ऑलरेडी वहां पर नहीं थे, इलेक्शन की मांग की गई कि इलेक्शन को लाया जाए, वहां पर नहीं थे वो। ठीक है, रिक्लेम जो होती है ना वो क्लेम वाली वो चीज है जो ऑलरेडी हमारा हो। मुझे लग रहा है आप समझ गए होगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, There are so many places to visit in Jaipur that we are not able to decide where to go. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक होता है कैन नॉट, एक होता है नॉट एबल टू। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, नॉट एबल टू। एबल टू या फिर मैं कह दूं नॉट एबल टू जो वर्ड होता है ना, उसको यूज किया जाता है कोई फिजिकल एबिलिटी के लिए। मान लो फिजिकली कोई एबल ना हो, उसके लिए नॉट एबल टू आता है। जबकि कैन नॉट का आप यूज करते हो या कैन का यूज करते हो आप मेंटल एबिलिटी के लिए। ये सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए मैंने कैन नॉट लिखा है, वैसे कैन का मतलब भी मेंटल एबिलिटी ही होता है। जैसे मैं ये लिख दूं कि ही इज एबल टू विन दिस मैच ऑफ चेस, कि चेस गेम है उसका जो मैच है उसको वो खेलने का एबल है। तो यहाँ पर आपको पता है कि चेस का जो मैच है वो सारा मेंटल एबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही कैन विन दिस मैच ऑफ चेस, एबल टू नहीं आएगा। ठीक है, अब एबल टू में आप और देख लो एक चीज के, दो दोस्त हैं मोहन एंड सोहन, बोथ played well but Mohan was able to win in the end। अब ये मान लो कोई बॉक्सिंग मैच है या फिर कोई ऐसा गेम है, इसके लिए प्ले आ गया ना, कोई ऐसा गेम है जो फिजिकल एबिलिटी की बात करता है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो है ना एंड में अपना वो जो गेम है वो जीत गया। जैसे मैं कह दूं कि मोहन एंड सोहन बोथ आर गुड प्लेयर्स ऑफ टेनिस। मैं जैसे चलो थोड़ा और इसको कर दूं, इसको साफ कर देता हूं इसको। मोहन एंड सोहन बोथ आर गुड प्लेयर्स ऑफ टेनिस बट मोहन वॉज एबल टू विन इन दी एंड, कि मोहन जो था वो एंड में जीत जाता था। तो ये वाला एक सेंटेंस हो गया जो फिजिकल एबिलिटी को बता रहा है। कैन जो होता है वो मेंटल एबिलिटी को बताता है। तो यहाँ पर वो कह रहे डिसाइड नहीं कर पा रहे, डिसाइड नहीं कर पा रहे मतलब सोच नहीं पा रहे। वी कैन नॉट डिसाइड, ये बन जाएगा वी कैन नॉट डिसाइड, क्योंकि वो सोच नहीं पा रहे हैं इस चीज को। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसे फटाफट नोट कर लो। नेक्स्ट, व्हाट डू आई मस्ट डू टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मस्ट जो होता है, मस्ट जो है वो एक मॉडल है, और मॉडल जो होता है वो ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब का ही काम करता है। ठीक है, मस्ट क्या है यहाँ पर क्या हर जगह मस्ट क्या होता है, मॉडल ही होता है। बस कई बार ये नाउन की तरह यूज कर लेता है कि इट इज़ अ मस्ट थिंग। इट इज़ अ मस्ट थिंग का मतलब क्या हो गया, इट इज़ अ मस्ट, के ये तो करना ही पड़ेगा, वहाँ पर वो नाउन हो जाता है। तो मॉडल जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब, मस्ट जो है वो एक मॉडल है, और मॉडल जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। जबकि आप इसके अंदर देख पा रहे हो कि डू जो है वो खुद ही एक हेल्पिंग वर्ब आ गई इधर, और हेल्पिंग वर्ब है अगर ये, तो यहाँ पर तो हमें मेन वर्ब चाहिएगी, और मस्ट जो है वो तो होता ही मॉडल है। तो हम क्या करें फिर, डू को तो यहीं पड़ा रहने दो। हम क्या करते हैं कि मस्ट की जगह इसके जैसा ही एक वर्ड यूज होता है जिसको हम कहते हैं हैव टू। तो क्या लिखें, व्हाट डू आई हैव टू डू टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये ऐसे बन जाएगा, मस्ट को हटाओ और हैव टू को लिखो। हालांकि मस्ट और हैव टू दो लगभग एक जैसी चीजें होती है,
लेकिन इनमें थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है। अगर मैं लिखता हूँ मस्ट और मैं लिखूँ यहाँ पर हैव टू, दोनों लगभग एक जैसी चीज़ें हैं, लेकिन क्या होता है वही फर्क है थोड़ा सा कि अगर मैं लिख देता हूँ कि आई मस्ट वेक अप अर्ली एवरी डे, तो ये तो इसकी एक डिटर्मिनेशन टाइप की चीज़ बता रहा है कि भाई मुझे डेली सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, कि सुबह रनिंग करने जाना है या ऐसे करके कुछ भी कह दे। लेकिन अगर मैं कह दूं कि देयर इज अ ट्रेन एट 5 AM, सो आई हैव टू वेक अप अर्ली, तो मुझे जल्दी उठना ही पड़ेगा। ये डिटर्मिनेशन किस टाइप का है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो मतलब हैव टू जो होता है वो मस्ट से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। जबकि अगर आप नॉट लगा दोगे तो मस्ट नॉट जो होता है वो इससे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। कैसे? अगर आप नॉट लगा दोगे, मैं लिख दूं आई मस्ट नॉट टेल अ लाई, और अगर मैं लिख दूं कि आई डोंट हैव टू टेल अ लाई, तो इसमें वो कह रहा है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसे एम्फेसाइज कर रहा है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एक बार बोल दिया ना आई डोंट हैव टू लाई, कि मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, कि अच्छा ठीक है आप सोच लो फिर भी कि चल ठीक है बोल देता हूँ, 10 रुपये ज़्यादा लूंगा लेकिन झूठ बोल दूंगा। तो ये इस तरह का हो गया। तो मस्ट की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? हैव टू आ जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करें और ये सारी थ्योरी जो है वो नोट करें। हालांकि अगर आप देखोगे कि वीडियो जो है इसमें हमारे चैनल में मॉडल्स की वीडियो वैसे भी डाली गई है, तो उसमें आपको ये चीज़ें डिटेल में मिल जाएगी। मॉडल्स जो टॉपिक मैंने करवाया है उसके अंदर आपको मिल जाएगी ये थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट है ही इंसिस्टेड दैट दे हैड ऑल द आंसर्स एवरी डे। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। इसको कुछ बुक्स के अंदर सबजंक्टिव मूड नाम से दिया गया है। सबजंक्टिव मूड असल में होता क्या है कि कुछ वर्ब्स हैं, जैसे मैं लिख दूं इंसिस्टेड और सजेस्टेड और डिमांडेड, और अगर मैं इसमें लिख दूं साथ साथ प्रपोज्ड, ठीक है। कुछ आपको अलग सी लगेंगी ये वाली वर्ब्स, रिकमेंडेड। तो अगर इन वर्ब्स का यूज किया जाता है ना, तो सेकंड क्लॉज के अंदर आप ज्यादातर देखोगे कि सब्जेक्ट प्लस या तो ऐसे लिखा होगा शुड प्लस V1, या फिर ऐसे लिखा होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म। ये वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म ही लिखी है वैसे मैंने। मतलब ये इंसिस्टेड उसने दबाव दिया, सजेस्टेड सलाह दी, डिमांड ऐसी उसने डिमांड की, प्रपोज्ड ऐसा उसने प्रस्ताव रखा, रिकमेंडेड उसने ऐसा रिकमेंड किया। तो अब है क्या, ये सारे V2 के अंदर है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि यहां पर जो वर्ब आती है ना, या तो शुड के साथ में V1 लिखो या फिर सीधा ही वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म लिखो। सीधा वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म क्यों आती है इधर? सीधा वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म इसलिए आती है क्योंकि V2 आपको कंप्लीटेड एक्शन बताता है। और अगर मैं यहां पर कंप्लीटेड एक्शन लिख देता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्लॉज के अंदर काम तो हो गया। अगर काम हो गया, ये कंप्लीटेड एक्शन है, तो फिर इंसिस्ट करने वाली क्या बात हुई? जब काम ऑलरेडी हो चुका है, तो ये इंसिस्ट किस काम के लिए कर रहा है? ये काम करने के लिए वो इंसिस्ट कर रहा है। और अगर ऑलरेडी वो काम हो ही चुका है तो आपको क्या करना होगा? अगर ऑलरेडी वो काम हो चुका है तो आपको इंसिस्ट करने की जरूरत नहीं है, जबकि वो तो इंसिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये V2 में नहीं आएगा फिर, और V2 में नहीं आएगा तो दो आंसर बनते हैं, या तो शुड प्लस V1 लिखो या सीधा V1 लिख दो। जैसे एक और एग्जांपल लिखूं मैं इसका, दे रिकमेंडेड दैट वी नॉट गो होम। वी डिडंट गो होम मत कर देना, वी शुड नॉट गो होम लिखो या फिर वी नॉट गो होम लिखो। या तो ऐसे आएगा वी शुड नॉट गो होम या फिर वी नॉट गो होम, क्योंकि अगर आपने वी डिड नॉट गो होम कर दिया तो इसका मतलब ये तो काम हो गया।
नहीं जाने वाला, लेकिन उन्होंने रिकमेंड किया कि भैया ऐसे मत करो, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज विल नेवर कोप अप विद द रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन। तो वो कह रहा है कि जो रैपिड ग्रोथ है जो पॉपुलेशन के अंदर, वो कभी भी, या फिर मैं कह दूं अपॉर्चुनिटी जो है वो कभी भी जो जनसंख्या की रैपिड ग्रोथ है उसके बराबर कभी भी नहीं आ सकेगी। तो इसके अंदर आप याद रखो कि हम कोप अप विद याद रखते हैं, इसमें कोप अप विद होता है, कोप अप विद नहीं होता, कोप विद होता है। हम इसको ऐसे इसलिए रट लेते हैं गलती से, क्योंकि कोप विद जो होता है ना, इसका एक सिनोनिम होता है कैचअप विद, ठीक है। तो कैचअप विद का सिनोनिम हम कोप अप विद कर देते हैं, जबकि दोनों का मीनिंग सेम ही है, टू ड्रॉ लेवल, के एक लेवल पर लेके आना, दोनों को बराबर करना। दोनों का सिनोनिम जो है, दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के, और दोनों का मीनिंग क्या है, टू ड्रॉ लेवल। कोप विद होता है और कैचअप विद होता है, इनको आप याद रखो। जैसे मैं कह दूं कि वी कैन नॉट कैचअप विद दिस मच वर्क, कि इतने काम के साथ में हम जो है बराबरी नहीं कर पाएंगे, इस काम के बराबर हम नहीं आ पाएंगे। तो कोप विद होता है और कैचअप विद होता है, इनको याद रखो, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, टू ड्रॉ लेवल। लास्ट क्वेश्चन आज का, दे इज, अरे प्रिंटिंग एरर होगी, दे आर आएगा यहाँ पर, दे आर सच लेथार्जिक पीपल दैट वुड नॉट हेल्प इवन देमसेल्व्स। वो इतने आलसी हैं कि वो अपनी खुद की मदद नहीं कर सकते। आप इसके अंदर याद रखो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो सच, तो एक तो आपने सुना है कि होता है सच फिर बीच में एक सेंटेंस फिर एज, एक आपने सुना है कि होता है सच फिर बीच में एक और फिर ये दैट। तो इन दोनों में क्या फर्क है, ये जो एज होता है ना, ये एज रिलेटिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है भाई, ये एज रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और क्योंकि एज एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना ऐसे से बनेगा कि इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में इसकी वर्ब का यूज किया जाता है। अब आप एक बार सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखो कि दे आर सच लेथार्जिक पीपल दैट वुड नॉट हेल्प इवन देमसेल्व्स। आप इसके अंदर ये बात देखो कितनी शानदार चीज आ रही है कि दैट के बाद में मैंने यहां पर सीधा एक वर्ब लगा रखी है। अब यहां पर अगर वर्ब आ गई तो आपको पता है कि वर्ब को तो अपना सब्जेक्ट चाहिएगा, और ये दैट है ना, ये दैट सच दैट वाले में, सच दैट वाले में दैट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ये ओनली कंजंक्शन होता है। इस पॉइंट को समझो आप, ये क्या होता है, ओनली कंजंक्शन होता है। और क्योंकि ये ओनली कंजंक्शन है तो ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा, हमें मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कौन बनता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन ऐसी चीज होगी जो दो क्लॉजेस को जोड़ेगा भी। समझना इस चीज को, रिलेटिव प्रोनाउन ऐसी चीज होती है जो दो क्लॉजेस को जोड़ता भी है और एक नाउन को रिप्लेस भी करता है। क्योंकि मैंने जैसे कि क्लास में करवाया था, ऑनलाइन आपको मैं यूट्यूब पर भी करवाऊंगा प्रोनाउन, तो प्रोनाउन में मैं ये बताता हूं कि 10 टाइप के जो प्रोनाउन है उनमें सब में अपनी अपनी एक खास बात होती है। तो रिलेटिव प्रोनाउन की खास बात क्या होती है कि वो प्रोनाउन होने के साथ साथ दो क्लॉजेस को जोड़ता भी है। क्या बताया मैंने, रिलेटिव प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करने के साथ साथ, मतलब प्रोनाउन होने के साथ साथ दो क्लॉजेस को जोड़ता भी है। अब यहां पर अगर मैं दैट की बात करूं तो सच दैट वाले में तो दैट सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन होता है ना। सच दैट के अंदर दैट सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन होता है, और इस कंजंक्शन के लिए तो वर्ब का यूज होना भी नहीं है। तो क्या किया जाए, यहां पर इसका सही आंसर लिख दो, एज आ जाएगा। दे आर सच लेथार्जिक पीपल एज वुड नॉट हेल्प इवन देमसेल्व्स। ये जो एज है, ये एज के लिए आपने वर्ब का यूज किया। देखो एज यहां पर क्या काम कर रहा है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन भी है साथ साथ, और इसके लिए आपने वर्ब का यूज भी कर लिया। ठीक है, ये बनेगा यहां पर। और सच दैट जो होता है उसके अंदर ये ओनली कंजंक्शन होता है। कैसी लगी आज की क्लास, कैसे लगे आपको कंसेप्ट्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ में। 500 क्वेश्चंस हमने पूरे करने हैं इस पर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।